आपने ऐसी मौत कभी नहीं देखी होगी। माथे से बस एक सुनहरी सुई निकाली गई और 30 साल से कम उम्र की एक जवान औरत तेजी से मर गई। कुछ ही सेकंड में सूख कर लाश बन गई। सामंग ने मृतक के परिवार से कहा कि ये कोई साधारण लाश नहीं है, इसे न तो दफनाया जा सकता है और न ही जलाया जा सकता है, इसे खास तरीके से दफनाना होगा। लाश के पैर चिकन के पंजों की तरह सिकुड़े हुए थे और लाश का चेहरा किसी सांचे जैसा था जो भूख बढ़ा देता था। इंडोनेशियाई स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार लाश को नहलाया जाना चाहिए। पूरे शरीर को पानी से भिगोने के बाद ही सुखाया जा सकता है। इसे गीला स्नान और सुखाना कहते हैं। ए साइड धोने के बाद जिंजी और माँ यी लाश के बी साइड को धो रहे थे, तभी अचानक एक चेतावनी सुनाई दी। 5 दिन पहले जिंजी ने सुना कि उनकी माँ मेई बहुत बीमार थी और वो रात भर बस से अपने गृहनगर माजियातुन लौट आईं। घर में घुसते ही उन्होंने देखा कि अब 70 साल से ज्यादा की मेई की उंगलियां चिकनी और नाजुक थीं, त्वचा कसने वाली और लचीली थी और वो अभी भी एक जवान औरत जैसी दिखती थी। जिंजी ने अपनी बेटी शियोमेई को आगे बढ़कर नमस्ते करने के लिए कहा। उसने अभी हाथ बढ़ाया ही था कि शियोमेई ने अचानक शियोमेई को पकड़ लिया और छोड़ने को तैयार नहीं थी। माँ ये जल्दी से आगे बढ़कर सांत्वना देने लगी और बड़ी मुश्किल से मेई को शांत कर पाई। दूसरी कक्षा का अमाओ ने पूछा कि 70 साल की दादी 30 साल की जिंजी से छोटी क्यों दिखती हैं, लेकिन उसके भाई का ध्यान अपनी माँ पर नहीं था, क्योंकि उसने 40 मिलियन कागज उधार लिए थे। लेनदार उसे कियानेटियाओगे कहता था और धमकी देता था कि अगर उसने पैसे वापस नहीं किए तो वो उसे मार देगा। इसलिए कियानेटियाओगे मरीज को देखने वापस आया था। असल में वो कीमती चीजें चुराना चाहता था। उसने अलमारी में घर के दस्तावेज, नोटों का एक बंडल और एक अजीब सा मुखौटा पाया। यही मुखौटा मेई के इतने जवान दिखने का कारण था। गुरुवार की सुबह अमाओ खिलौने ढूंढने के लिए शोर मचा रहा था। छोटी कार गायब थी। उसे अपनी बहन की मदद की जरूरत थी। शियोमी ने दादी के बेडरूम से आवाज सुनी तो उसने हिम्मत करके बिस्तर के पास आकर झुककर देखा और वाकई खिलौना कार बिस्तर के नीचे थी। डरो मत, बिस्तर के नीचे कोई भूत नहीं है, भूत मेई के पास है। सबने मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी और दौड़ पड़े। पूरी ताकत लगाकर मेई को बिस्तर पर उठा लिया। जब तक माई ने काली विनाइल रिकॉर्ड नहीं रखा और संगीत बजने लगा तब तक मेई हिली नहीं। क्या ये वही प्रसिद्ध डुएन है? कियानेटियाओगे ने अभी माँ को पुकारना शुरू ही किया था। अगले ही पल क्या आपने देखा? भूख लगने पर माँ को पुकारो, गारंटी है कि आप चौंक जाएंगे। भाई बहन ने मान लिया कि मेई पर बुरी आत्मा का वास है, इसलिए उन्होंने स्थानीय सबसे प्रसिद्ध जादूगर बियाओ चाचा को बुलाया। बियाओ चाचा एक पाक कला के जादूगर थे। उन्होंने जिंजी से पहले मोम के पत्ते को कुचलवाया, फिर एक सांप के आकार का खंजर निकाला और बैगन को आधा काट दिया। बैगन का रस कटोरे में बह गया। बियाओ चाचा ने कियानेटियाओगे को बुलाया और उसे इंतजार करने के लिए कहा। बियाओ चाचा हर बार वार करते ही एक सुनहरी सुई निकालते थे। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, कटोरे में पहले से ही दर्जन भर से ज्यादा सुनहरी सुइयां थीं। मेई का शरीर जोर से मरोड़ा, आंखें बंद कर लीं और मर गईं। सुनहरी सुइयों के बिना मेई बस एक ताज़ा निकली हुई 1000 साल पुरानी ज़ोंबी की तरह सिकुड़ गई। बियाओ चाचा ने कहा कि सुनहरी सुइयां मेई को बूढ़ा होने से रोक रही थीं। ये एक बुरी जादू थी और इसे वापस उसी जगह पर रखकर नष्ट करना होगा, नहीं तो ये दुनिया को नुकसान पहुंचाएगी। और मेई की लाश को जिंदा नहीं दफनाया जा सकता, इसे 7 दिनों तक रखना होगा, अगले गुरुवार तक, विशेष जल समाधि के लिए। गुरुवार ही क्यों, मजाक कर रहा हूँ, ये इंडोनेशियाई रीति रिवाज है। जिंजी ने अपनी माँ को नहलाया ताकि वो शांत हो जाएं। अचानक मिली चेतावनी से वो डर गईं। रात में जिंजी ने जरूरत के अनुसार चोगा पहना, लाश के सामने घुटने टेककर प्रार्थना की और फिर से वही चेतावनी सुनी। क्या माँ फिर से जिंदा हो गई थी? वो यही सोच रही थी कि अचानक उनके पीछे ठंडी हवा का एक झोंका आया। बगल के कमरे में शियोमी, जो अभी तक सोई नहीं थी, ने दरवाजे की दरार से एक काली छाया गुजरते हुए देखी। ये लड़की कितनी क्रूर है। वो बिस्तर से उतरकर दरवाजा खोलने चली गई। बेशक दरवाजे के बाहर कोई नहीं था, क्योंकि दरवाजे के पीछे ही एक व्यक्ति खड़ा था। शियोमी लेट गई, आंखें बंद कर ली और रॉकिंग चेयर खुद ही चरमराते हुए हिलने लगी। अगले दिन दूसरा दिन भी शांति से बीत गया। अमो ने शियोमेई का फोन लिया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। ये शरारती बच्चा पढ़ाई के कमरे में गया और अलमारी में छिपकर लुका छिपी खेलने लगा। आपको पता होना चाहिए कि ये डरावनी फिल्मों में भूतों की पसंदीदा जगह है। जब शियोमेई ने उसे बाहर निकाला तो अलमारी अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई और कुछ भी नहीं मिला। हालांकि अमो को जमीन पर वो अजीब सा मुखौटा मिला।
इस समय कियानटियाओ अभी भी 40 मिलियन युआन के कर्ज को लेकर चिंतित था। इसे आरएमबी में बदलने पर यह लगभग 20,000 युआन से कम था। सभी की मासिक आय इससे अधिक थी, लेकिन कियानटियाओ गरीब था और ये राशि उसके लिए खगोलीय थी। अपनी यात्रा के दौरान उसने बैठक कक्ष से नारे लगाने की आवाज सुनी। उसने नीचे देखा तो लाश के चारों ओर 1 दर्जन से अधिक युवा महिलाएं बैठी थीं, एक से बढ़कर एक सुंदर। कियानटियाओ ने फिर से बत्ती जलाई और वे चली गईं। ये तीसरा दिन था। कियानटियाओ ने वसीयत का निपटारा करने का प्रस्ताव रखा, जिससे उसकी बहन बहुत गुस्सा हो गई। तुम्हारी माँ का शरीर अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ है और तुम पैसे बांटने के बारे में सोच रहे हो। बहन और भाई अभी भी बहस कर रहे थे और अमो दूसरी तरफ मुश्किल में था। उसे कल मिला मुखौटा याद आया। उसने हल्के से अपने चेहरे पर थपथपाया और दर्पण में जो दिखाई दिया वो कोई प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उसकी बचपन की दादी चाची मेई थी। कुछ मिनट बाद शियोमेई अमो को ढूंढने गई, लेकिन जब तक वो अमो के पास पहुंची, अमो ने कोई जवाब नहीं दिया, चाहे उसने उसे कितना भी बुलाया। अमो अचानक पलट गया, जो बहुत डरावना था। क्या आपको लगता है कि अमो को मार पड़नी चाहिए? सब्र रखिए। रात गिर चुकी थी और अमो के बदला लेने का समय आ गया था। वो आधी नींद में था जब उसने शियोमेई को रॉकिंग चेयर पर बैठे देखा। अमो गुस्से में बाहर भागा और शिकायत की कि उसकी बहन ने उसे डराने के लिए अजीब चेहरे बनाए। नींद से जागी शियोमेई मासूम लग रही थी और उसने कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया और सो रही थी। खोए हुए मुखौटे को देखकर जिंजी ने शायद कारण का अनुमान लगा लिया और अमो को सांत्वना दी। कल टिकट खरीदो, पुराना घर प्रेतबाधित है, हम यहाँ नहीं रह सकते। समस्या ये थी कि चौथे दिन जिंजी को चाची माँ से पता चला कि इंडोनेशिया में 12,306 नहीं था और टिकट ऑनलाइन नहीं खरीदे जा सकते थे। उसे शहर जाकर ऑफलाइन टिकट खरीदने की जरूरत थी और उसे चाची माँ की मदद की जरूरत थी, जिसमें 1 दिन लगेगा। यह सुनकर कियानटियाओ ने अपनी छाती पीटते हुए आश्वासन दिया, बहन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। भतीजे और भतीजी रिश्तेदार बन गए। कियानटियाओ के चले जाने के बाद कियानटियाओ ने बच्चों की दोपहर की नींद का फायदा उठाया और तुरंत खेलने के लिए पुजारी के पास गया। कियानटियाओ ने पतली कमर वाले आदमी को गले लगाया और घर में चला गया। घर में लाल बत्तियां जल रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे वेनझो में नाई की दुकानें होती थीं। जब वो उठा तो उसने खुद को नग्न पाया। कोई नाई की दुकान नहीं थी, चारों ओर कब्रगाहें थीं। अनुमान है कि यह प्रेतबाधित था। इस बीच शियोमी और अमो भी दयनीय लग रहे थे। भूतिया घर में कोई वयस्क नहीं था। वे घर में घुसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इसलिए वे सीढ़ियों पर बैठकर इंतजार करते रहे। वे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। शियोमी अमो को शौचालय ले गई। उन्होंने अंदर अपनी बहन की आवाज सुनी। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। अमो बेचैन हो गया और जोर से चिल्लाया, बहन तुम गड्ढे में गिर गई हो, जल्दी काटो, मेरी बारी है बहन। माँ। दोनों डर के मारे सिहर उठे। वे 2 मील दौड़े और वापस आती जिंजी से टकरा गए। जिंजी ने बच्चों से सुना कि चाची शियोमी जाग गई थी। चाची जियांग जांचने के लिए वापस गईं और पाया कि लाश चुपचाप पड़ी थी, बिना किसी सांस के। 5वें दिन की सुबह कियानटियाओ लड़खड़ाता हुआ घर वापस आया। जिंजी ने उसे डांटा, तुम कैसे चाचा बन सकते हो? रुको, इस साल के पहले महीने तक रुको। मैं अमो को बाल कटवाने के लिए ले जाऊंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी, इस बेरहम आदमी को। कियानटियाओ इतनी डांट सुनकर कुछ नहीं कह सका। उसने खरीदे हुए खिलौने लिए और अमो और शियोमी के पास गया। इस आदमी ने कहा कि वो वाकई कामुक और लालची था, लेकिन अपने 2 भतीजों के प्रति ईमानदार था। क्या चीन में कोई पुरानी कहावत नहीं है कि माता पिता चाचा से ज्यादा प्यारे होते हैं? इतनी देर हलचल के बाद फिर से अंधेरा हो गया। जिंजी ने सुबह सुबह अपनी आंखें खोली और पाया कि शियोमी गायब थी। दरवाजे के बाहर के दृश्य ने जिंजी को डरा दिया। मुखौटे पहने महिलाओं का एक समूह, जिसमें शियोमी भी शामिल थी, उन्होंने अपने हाथ उठाए और लाश के चारों ओर बैठ गईं। उन 3 शब्दों को बार बार दोहराते हुए, अनुबंध मत तोड़ो, अनुबंध मत तोड़ो। 6ठा दिन। जिंजी अब और सहन नहीं कर सकी। उसने मुखौटा जला दिया और आज अपनी माँ को दफनाने का इरादा किया। कियानटियाओ ने उसे जल्दबाजी न करने की सलाह दी। अंकल बियाओ ने कहा था कि 7 दिन इंतजार करना है और अब आगे बढ़ने से परेशानी होगी। जिंजी ने नहीं सुनी और उसने सफेद कपड़े में लाश को लपेटकर जल्दी से गड्ढे में दफन कर दिया। और क्या हुआ, जब झांग आई का परिवार विला में वापस आया तो पतंगों का एक झुंड उन पर टूट पड़ा, उनके चेहरों पर झपट्टा मारा। अंत में उन्होंने पतंगों को भगा दिया और अंदर देखने गए तो पाया कि मेई यी की लाश वापस आ गई थी। जिंजी ने चाची माँ के घर में छिपने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जैसे ही वे मुड़ने वाले थे, सड़क की बत्ती के नीचे एक भूत से टकरा गए। वे इतने डर गए कि वे घर में घुसकर सोने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इसलिए वे सोफे पर सो गए। कियानटियाओ ने खांसा। एक बदबूदार गंध ने उसकी नाक में दम कर दिया और इस क्षण कियानटियाओ जी की सारी नींद गायब हो गई। वो पागलों की तरह घर से बाहर भागा, लेकिन भूतों के हमले का शिकार हो गया। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। क्या आज रात उसे सब कुछ कबूल करना होगा? उसके पास पेशाब करने का भी समय नहीं था। भूत ने धीरे से हाथ हिलाया और कियानटियाओ जी हवा में उड़ गया, एक पोखर में गिर गया और बेहोश हो गया।
आखिरकार 7वां दिन आ गया। कियानतियाओ जी पानी से बाहर निकला, पिछली रात की घटनाओं को पूरी तरह से भूल चुका था। अंकल बियाओ वादा निभाते हुए आए और सभी को माजियाटो के पास एक गुफा में ले गए। भाई और बहन ने कपड़े पर रस्सियां बांधी और धीरे धीरे लाश को पानी में धकेल दिया। जैसे ही मंत्रों का पाठ समाप्त हुआ, क्या ये दुस्वप्न खत्म हो गया? प्रगति बार पर नजर डालते हुए ये थोड़ा भी नहीं था। बिजली और गड़गड़ाहट ने जिनजी को बेचैन कर दिया। जब वो सामान पैक कर रही थी तो उसे वो मुखौटा मिला जिसे जलाकर राख हो जाना चाहिए था। वो अभी भी बरकरार था। ये कैसे हुआ? उसने मुखौटा वेई के मंदिर में रखा। एक पल में वो 1987 में वापस आ गई। उस समय इंडोनेशिया अभी भी बहुत गरीब था और चाची मेई और भी गरीब थी। वो इतनी गरीब थी कि न केवल दूध पाउडर नहीं खरीद सकती थी, बल्कि उसके पास स्तन का दूध भी नहीं था। समय से पहले पैदा हुआ बच्चा भूख से रो रहा था। वो बिल्कुल असहाय थी, इसलिए उसने बच्चे को बलि के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। विशिष्ट तरीका ये था कि बच्चे को वेदी पर रखा जाए और उसके दिल में एक स्टील की कील हथौड़े से ठोक दी जाए, जिससे वो शैतान के दिल के साथ सौदा कर सके। तो कीमत क्या थी? चाची मेई को जिनजी और कियानतियाओ जी के पुनर्जन्म का इंतजार करना पड़ा और उनके जीवन का उपयोग बलिदान जारी रखने के लिए करना पड़ा। इसलिए जब वे मिडिल स्कूल में थे तो चाची मेई ने भाई और बहन को घर से बाहर निकाल दिया। इस क्रूर तरीके से उनकी जान बचाई। इसलिए चाची मेई मरने के बाद एक पृथ्वी आत्मा बन गई और उन्हें लगातार छोड़ने की चेतावनी देती रही। इस क्षण तक एक दर्पण के माध्यम से आमने सामने चाची मेई ने जिनजी को पूरी सच्चाई बताई। दुर्भाग्य से उसने बहुत देर से कहा। ये देखकर कि वो वयस्कों से निपट नहीं सकती थी, शैतान ने अपना ध्यान जियाओमी और अमाओ पर केंद्रित कर दिया। आखिरकार वे भाई बहन थे और उन्हें कुछ नहीं होगा। अगली पीढ़ी पर एक ऐसे ऋण का भुगतान करना जो वे वहन नहीं कर सकते, छोटे लोगों का उपयोग करके, क्या ये दूसरों और खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं होगा? यह सोचकर जिनजी और कियानतियाओ जी तुरंत वेदी पर लौट आए, ये कहते हुए कि वे अमाओ को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। आखिरी दिन भाई और बहन रोंगडोंग आए और अमाओ को पानी से बाहर निकाला। जिनजी अमाओ को प्राथमिक उपचार देने में व्यस्त थी। कियानतियाओ जी गलती से एक अदृश्य शक्ति द्वारा मार दिया गया। एक पल में शैतान प्रकट हुआ। नकाबपोश महिलाओं के एक समूह ने कियानतियाओ जी को घेर लिया। जिनजी ने बिना कुछ कहे मुखौटा उतार दिया। उसने एक पत्थर उठाया और साथ ही मुखौटा तोड़ दिया। शैतान भी चीखता हुआ बिखर गया। कियानतियाओ जी अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट था। अब वो बच गया था। और फिर बहुत समय बाद ये शैतान वोल्डेमॉर्ट था। वो परिवार के पुरुषों को मारता था। अंत तक जिनजी अपने भाई को नहीं बचा सकी। कियानतियाओ जी हमेशा के लिए पानी में डूब गया। अपनी माँ चाची मेई के सौदे का मोहरा बन गया। यह कहानी एक मूर्ख का नक्षत्र ज़्विग के द क्वीन ऑफ द गिलोटिन में उस प्रसिद्ध उद्धरण को व्यक्त करना चाहती है। उस समय वो बहुत छोटा था और वो नहीं जानता था कि भाग्य के सभी उपहारों पर चुपचाप कीमत लग चुकी थी। यदि आप स्क्रीन के सामने हैं, चाची मेई की तरह युवा और सुंदर हैं और शैतान के साथ शरीर या आत्मा का व्यापार कर रहे हैं, तो किताब की सलाह सुने, ऐसा करना बंद करें। युवा लोगों, पुरुषों, व्यापार के पीछे की कीमत कोई भी वहन नहीं कर सकता है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है और थोड़ा आराम और खुशी महसूस हुई है, तो कृपया लाइक, कलेक्ट और हमें समर्थन देने के लिए हमें फॉलो करें। हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।